नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। रतलाम के माणक चौक के पास कपड़े की दुकान में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। रतलाम की तस्वीर, और ये कपड़े की दुकान चुकी थी, तो ऐसे में आग फैलना स्वाभाविक था। आग फैलती चली गई, आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और भयावहता इस आग की आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यह आग भयावह थी और कितना नुकसान इसने कर दिया। काफी फैल गई यह आग। कपड़े की दुकान में यह आग लगी थी। आसपास की 2 दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में लिया। दमकल की गाड़ियों को इत्तला की गई, दमकल कर्मियों को इत्तला की गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को काबू में करने की कोशिश शुरू की। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस आग को बाद में काबू कर लिया गया, लेकिन इस दौरान काफ़ी मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं रतलाम की। ये आसपास की 2 दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। पहले ये बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में आग लगी और कपड़ा होने की वजह से ये आग फैलती चली गई और इसने कुछ ही देर में भीषण रूप अपना बना लिया और आसपास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में जब लोगों ने इस आग को भड़कते देखा, तब तुरंत दमकल कर्मियों को बुलाया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने की कवायद शुरू हुई। इस दौरान काफी भीड़ यहां पर लग गई और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया। रतलाम की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कपड़े की ये दुकान है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। सरकारी बंगला खाली न करने को लेकर कांग्रेस विधायक ने यह अर्जी लगाई है। साधो की अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। कमलनाथ सरकार में विजय लक्ष्मी साधो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी। पूर्व मंत्रियों को सरकार ने बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया है। तो पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने इस नोटिस के बाद अब हाई कोर्ट की शरण में वे गई हैं और बंगला ना खाली करने को लेकर उन्होंने अर्जी लगाई है। आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। इधर जेपी धनोपिया की अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। एमपी पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अपील पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। इस पद पर सरकार फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं कर सकेगी। इस मामले में 2 हफ्ते के बाद कोर्ट अगली सुनवाई करेगी। 17 मार्च को जेपी धनोपिया ने पद संभाल लिया था, लेकिन नई सरकार के आने के बाद नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुझे 16 मार्च को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था एवं मैंने 17 मार्च 2020 को अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने मेरी नियुक्ति के आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी करने का रद्द किया गया, जिसको मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। और याचिका प्रस्तुत करने के उपरांत आज उच्च न्यायालय में जस्टिस माननीय विजय कुमार शुक्ला साहब की बेंच के द्वारा मुझे स्थगन आदेश दिया गया है और मुझे यथास्थिति बनाए रखने के लिए उसमें आदेश हुआ है। मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि पिछड़े वर्ग की संघर्ष के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा और पिछड़े वर्ग के कार्यों के हितों को संरक्षण में अपनी पूरी भूमिका ईमानदारी मेहनत से निभाऊंगा। और इधर श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि युवकों ने उनकी गाड़ी में बार-बार टक्कर मारने की कोशिश भी की। कांग्रेस नेता ने कोतवाली में इसकी शिकायत भी की है। विधायक के मुताबिक पिछले 15 महीने से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। विधायक का कहना है कि दोनों आरोपी हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये कांग्रेस के पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान के समर्थक हैं। उधर पुलिस का कहना है कि विधायक की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें बैठा था कि 3 बजे के आसपास में मेरे घर पे खाना खाने के लिए जा रहा था, तो राठी की दुकान के सामने पेट्रोल पंप के आगे मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके गाली गलौज करने लग गए। दोनों ने फुल शराब पी रखी थी
जैसे मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी वापस कर, कोई दारूडिया है, तो बैक करके वापस मेरे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरे साथ हमला और गोली मार सकते हैं। किसी नेता का भी ये षड्यंत्र हो सकता है। क्या उनको जानते हो आप? मैं जानता हूँ, एक राधे मीणा है, चक्का है, उसने उसका भाई का मर्डर किया, वो जेल में रहा, नंबर 1 80 सीटर है। और मेरे से वो 2-4 बार मेरे से लोगों ने कहा कि विदाई की हम मत सोच देंगे, गोली मार देंगे। उनकी गाड़ी जो है वो रोकी गई है। एक विटारा ब्रेजा गाड़ी का उल्लेख किया गया है। उस गाड़ी में से 2 व्यक्ति उतरे, उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये दोबारा फिर 6 मज़ार पे उनकी गाड़ी रोकी गई और उनको दोबारा उतर के और जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इस पर से उन्होंने एक आवेदन दिया है जिस पे से FIR की जा रही है और इसे विवेचना में लेकर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उपचुनाव की 24 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने प्लान M तैयार किया। इस प्लान के तहत PCC चीफ कमलनाथ ने उनकी सरकार में मंत्री रहे विधायकों को 24 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व मंत्रियों को प्रभार वाले विधानसभा में पार्टी की नीति रीति तय करने को लेकर उम्मीदवार चयन करने और स्थानीय मुद्दों को तैयार करने के लिए तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल रहे सदस्यों को अब विधानसभावार जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को सुर्खी विधानसभा, प्रियव्रत सिंह को सुवासरा, सुखदेव पांसे को सांची, सचिन यादव को मुंगावली, जयवर्धन सिंह को आगर, सज्जन सिंह वर्मा को सांवेर, कमलेश्वर पटेल को अनूपपुर, डॉक्टर गोविंद सिंह को महगांव और गोहद, लाखन यादव को ग्वालियर, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, लाखन सिंह यादव, रामनिवास रावत को अशोकनगर, गुना की भी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता से लेके जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान MLA हैं, उन सबकी ड्यूटी अलग अलग विधानसभाओं में जहां जिस साथी की उपयोगिता है उसका उपयोग हमारे कार्यकर्ता और नेतागण करेंगे और ये चुनाव जीत के आएंगे। एक और जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है और प्लान M से नाम दिया गया है, तो वहीं अब सिंधिया समर्थक भी बीजेपी नेताओं को साधने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से कल मुलाकात की। बताएं कि शेजवार के बेटे के खिलाफ ही प्रभुराम चौधरी ने चुनाव लड़कर जीता था। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी की सीट पर प्रभुराम चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह ने 16 घंटे के भीतर दूसरी बार प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर अहम बैठक की। बैठक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ हुई। दोनों बार ये बैठकें बंद कमरे में की गई। माना जा रहा है कि इस दौरान तीनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के नामों को लेकर अहम चर्चा हुई है। एक बार नाम तय हो जाने के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। जल्दी इधर इंदौर की बात कर लें तो यहां पर कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 78 नए पॉजिटिव केस एक बार फिर से इंदौर में सामने आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में ही 3260 को छू गई है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है इसमें 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और इंदौर में अब तक कोरोना से मौत होने वालों की अगर बात की जाए तो 122 मरीजों की मौत हो चुकी है और 1555 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3200 को पार कर गई। एक बार फिर से 78 मरीजों की रिपोर्ट आई है और सब पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। हालांकि इंदौर में कल से सरकारी दफ्तर और अर्ध सरकारी दफ्तर जो हैं वो खुल गए हैं। 50% कर्मचारियों के साथ वहां पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ इसी के साथ मामलों में अभी कोई रोक लगती नजर नहीं आ रही है। जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 122 लोगों ने अब तक कुल यहाँ जान अपनी गंवा दी है। अगर इंदौर की बात की जाए तो कल जो रिपोर्ट सामने आई है 78 लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 78 नए मरीज मिले हैं और 1500 के करीब मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
लेकिन कुल संख्या 3260 को छू गई है। और मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए तो कोरोना के मामलों में फिर इजाफा हुआ है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 7400 को भी पार कर गई है। अब तक 4000 से ज्यादा मरीज हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 3200 मरीज हैं, संक्रमित केस हैं। और भोपाल में अगर बात की जाए तो यहां पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केस भोपाल में सामने आ चुके हैं। और वहीं सागर में कोरोना संक्रमित 9 मरीज स्वस्थ हो गए। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से इन सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वस्थ होने वाले मरीजों में 1.5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। खास बात यह कि बच्ची की मां कोरोना संक्रमित नहीं थी। बीएमसी में बच्ची के साथ लगातार उसकी मां भी रही। सागर में स्वस्थ होने वाले मरीजों की अब संख्या 36 हो गई। जिले में 6 नए केस भी मिले हैं। जिले में कोरोना के कुल मामले 114 हो चुके हैं। रीवा में कोरोना पीड़ित 9 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इन लोगों पर फूल बरसाकर इनका हौसला बढ़ाया गया। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 31 है। वहीं अब तक 11 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। अब कैसा लग रहा है, आप ठीक होकर घर जा रहे हैं? अच्छा है। और हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। जितना भी इनका करें उतना भी कम पड़ेगा। और डॉक्टर तो हमारे भगवान के रूप हैं। जो हमारी हालत थी उस हालत के हिसाब से हमें नहीं लगता था कि हम भगवान जाने क्या होगा, लेकिन पूरी तरह से केयर किए सब लोग। और डॉक्टर टाइम टू टाइम दवा इंजेक्शन जो भी होता है सब करके दिए। और मैं इतना जल्दी 3-4 दिन में मुझे खुद ऐसा लगता था कि मैं 3-4 दिन में ठीक हो गया। रीवा जिले में अब तक 32 लोग संक्रमित थे। इसमें से 2 हमारे जो पेशेंट्स थे पहले ही ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज जो है 9 पेशेंट्स ठीक हुए और उनको जो भी यहाँ पर इलाज प्राप्त हुआ उससे वो संतुष्ट हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर आज जो है 9 लोग मेडिकल कॉलेज से आज डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में। बुरहानपुर की बात कर लेते हैं। यहां पर कोरोना का पहला केस 21 अप्रैल को सामने आया था। प्रशासन की पहल के बावजूद यहां पर 294 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था की वजह से अब तक 182 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन कम सुविधाओं के बावजूद जिले में कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश जारी है। पहला केस हमारे पास आया था तब हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, तैयारियां कम थी। हमारे पास वार्ड भी नहीं थे अलग से बनाने के लिए, अलग से कोई कोविड सेंटर भी नहीं बनाया था, कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, DCSC। लेकिन बाद में प्रशासन के सहयोग से हमने धीरे धीरे काम शुरू किया। आज हमारे पास 200 से ऊपर मरीज़ हैं और जगह भी पर्याप्त है। अभी हम लोगों ने 2 सेंटर ANM TC सेंटर ले लिया है। उसमें हमने 2 वार्ड बनाए हैं 50-50 बेड के। उसमें हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है, क्वारंटीन बनाया है। पेशेंट हमारे यहाँ बराबर आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, नेगेटिव होकर जा रहे हैं, बराबर उनको छुट्टी दे रहे हैं। आज केवल हमारे पास 56 पेशेंट हैं, बाकी पेशेंट ठीक होकर सब जा चुके हैं, बाकी सबको छुट्टी दे दी है। पहले वेंटिलेटर हमारे पास एक भी नहीं था और हमारे पास धीरे धीरे वेंटिलेटर भी आ गए। अभी 4 वेंटिलेटर हैं हमारे पास। और हमने अलग से हॉस्पिटल का एक हिस्सा जो खाली पड़ा था उसको हमने बंद करके कोविड का वार्ड बना दिया, उसमें 100 बेड हमारे पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंड में जमीन विवाद में दबंगों ने पिता पर ट्रैक्टर चला दिया, जबकि बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गोहद के चंदूपुरा गांव की है। बाला राम दुलारी गुर्जर ने 2 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। जमीन पर सरपंच के बेटे अशोक गुर्जर की भी नजर थी, लेकिन जमीन न मिलने पर वो नाराज था। बताया जा रहा है कि राम दुलारे अपने बेटे के साथ ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। इस दौरान अशोक अपने साथियों के साथ यहां पर पहुंच गया। अशोक ने पहले राम दुलारे को ट्रैक्टर से रौंद दिया, जबकि बेटे को गोली मार दी। जख्मी राम दुलारे का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अशोक गुर्जर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणवीर जाटव का समर्थक बताया जाता है। पूर्व विधायक के साथ उसकी कई तस्वीरें भी आ चुकी। पंचायत आलौरी के गांव चंदूपुरा में
पूरे समाज के दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था खेत जोतने को लेकर, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो गई है तथा 2 अन्य घायल हैं और अभी लिखा पढ़ी की कार्रवाई चल रही है। घायलों को इलाज के बाद ग्वालियर रेफर किया गया एक को और उसके विवेचना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं सीधी में एक विधवा महिला अपने बच्चों के हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। पीड़ित ने एसपी और कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन महिला को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जमोड़ी थाना इलाके की रहने वाली तारा साकेत का कहना है कि उसे देवर सुनील साकेत प्रताड़ित कर रहा है। पति की 15 साल पहले मौत हो चुकी थी। देवर मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शिकायत मिल चुकी है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सभी कोई घर से निकाल रहे हैं, हमारा आदमी नहीं है, 15 साल से ख़त्म हो गए, तो तब से परेशान। कई बार समझौता हुआ, कई बार सब कुछ हुआ, फिर भी घर में जो अनाज है सब में कुछ ऐसे पदार्थ जहरीला ना दिए कि लोग खाए मर जाए। टीवी, फ्रिज और कूलर, मोबाइल और सब कुछ छोड़ दिए हैं। मेरे घर का पूरा सामान वगैरह इनका सबको ले गए हैं, सूजी वगैरह, गहने वगैरह सब कुछ ले गए हैं। जहाँ तक मुझे विदित है कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था, जिस पर पुलिस के द्वारा ऑलरेडी FIR कर ली गई थी और जिस प्रकार की वर्तमान में शिकायत आ रही है, तो थाना प्रभारी को इसमें निर्देशित किया गया है कि पुनः एक बार जांच करें और जो भी इनके पारिवारिक जो विवाद का मूल केंद्र बिंदु उस पर तथ्य जिस प्रकार से आते हैं उस प्रकार। और रीवा की बात कर लेते हैं, जहां पर एक महिला 80 किलोमीटर पैदल चलकर एसपी दफ्तर पहुंची। पनवार थाना इलाके में महिला के साथ एक युवक ने दरिंदगी की कोशिश की। महिला ने इसकी शिकायत पनवार थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 4 दिन बाद महिला अपनी मां के साथ रीवा 80 किलोमीटर चलकर पहुंची। रीवा आने के लिए महिला तड़के 3 बजे घर से निकली और दोपहर 2 बजे पैदल चलकर एसपी दफ्तर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारे साथ वहाँ पटियाली में छेड़खानी हुई है और हमारे साथ बलात्कार करने की होती है, तो वहाँ हम पनवार गए तो पनवार में हमारी कोई सुना ही नहीं, तो वहाँ से हम यहाँ रीवा आए। आवेदन पत्र दिया है लड़की और इसमें इसका कहना है कि इसके गाँव का कोई व्यक्ति है, इसने इसके साथ छेड़खानी की है। मैं महिला अधिकारी को बुलाकर उसकी सुनवाई करता हूँ और उसमें जो भी कार्रवाई होती है वैधानिक। सिवनी के केवलारी में खरीदी केंद्र में गेहूं खरीदी के लिए वसूली की जा रही है। किसानों से वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो सेवा सहकारी समिति ढुढेरा का बताया जा रहा है। वीडियो में खरीदी केंद्र का रितेश ठाकुर नाम का कंप्यूटर ऑपरेटर सरेखा गांव के किसानों से प्रति क्विंटल 15 रुपए कमीशन मांग रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर वीडियो में रुपए लेते नजर भी आ रहा है। पैसा न देने पर किसानों को खरीदी टोकन पर्ची न दिए जाने की धमकी दी जा रही है। खरीदी प्रभारी सुनील वर्मा पर इस वसूली में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अधिकारी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके बाद जब मैं रिसिप्ट ली गया तो मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। जब पैसे ना होने की वजह से फिर मुझे एक कट्टी गेहूं देने के लिए बोला गया। फिर भी मैंने उनको 500 दे दिया। इसके बाद में शाहजहांपुर में खरीदी केंद्र पर किसानों ने जमकर हंगामा किया और अकोदिया मंडी के बाहर चक्का जाम कर नारेबाजी करने लगे। दरअसल किसान आज बारदाने की कमी की वजह से खरीदी रोके जाने से नाराज हुए थे। हंगामा कर रहे किसानों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से यहां पर बारदाने की कमी का हवाला देकर गेहूं की खरीदी को रोका गया है, जिससे कि उनकी परेशानी अब बढ़ गई है। मुझे से निवेदन है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमारे गेहूं बड़े कांटे पे तुलने चाहिए। बस हम जब भी यहाँ से जाएंगे या तो यहाँ अनशन करेंगे हम और हम ऐसे नहीं, हमें मैसेज किया है, हम इसलिए आए और हमारे ट्रैक्टर के भाड़े का उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। हर किसान जो छोटा किसान है उन्हें 1,000 रुपए भाड़ा रोज लग रहा है। बहुत सारे किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो किराए से ट्रैक्टर लाए, उन्हें भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए बड़े कांटे तुलने के बाद। और हम सब किसान मैसेज करके आए। और अगर कट्टी की बात करते हैं तो इनने पंजीयन करे, इनके पास टोटल है सब चीज, तो कट्टी खत्म कैसे हो गई? इनने 2 नंबर में गेहूं तुलवाए, इसलिए कट्टी खत्म हुई है। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक कलेक्टर साहब यहाँ नहीं जाए और बड़े कांटे से गेहूं नहीं तुल जाए हमारे। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक में सरकारी समर्थन मूल्य के गेहूं के परिवहन के दौरान चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ट्रक ड्राइवर की मिलीभगत से चोरी की वारदात को अंजाम
दिया जाता था। बोड़ी में उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री अशोक शर्मा जी हैं। उन्होंने थाना गोपालपुर में रिपोर्ट की है कि 2 ट्रकों से गेहूं उनने भेजा था, उसमें से टोटल 9 बोरी गेहूं बीच रास्ते में उतार लिया गया है और इसकी सूचना उन्होंने थाने पर दी है, जिस पर से FIR धारा 406, 34, 37 में कायम करके विवेचना में लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।